हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का दूसरा पाठ। पाठ का नाम है दादी माँ और इस पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी के बारे में बताया है कि उनका किस प्रकार का व्यवहार था तथा लेखक से वो बहुत अधिक प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। लेखक अपनी दादी माँ को याद करके यह पाठ लिखते हैं तथा उनके जीवन के बारे में बताते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने बताया है कि कई बार हम उदास निराश हो जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके कारण हमारा जो मन है वो अनमनासा हो जाता है। हमारा किसी काम में मन नहीं लगता और हम उदास हो जाते हैं। इसी प्रकार का अनुभव अब लेखक कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी दादी माँ की याद आती है और उसके बाद वो अपनी दादी माँ के बारे में बहुत सारी बातें इस पाठ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और डरा सा समझते हैं और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यानी लेखक के ऐसे मित्र हैं जो उन्हें खुश करने के लिए छुट्टियों की सूचना देते हैं और उनकी पीठ के पीछे उसे घबराने वाला या कमजोर व्यक्ति कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही है क्या। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यानी लेखक का मन जब उदास होता है, जब वो अपने जीवन की घटनाओं से परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो उन्हें एक आशा की किरण की तरह उनकी दादी माँ की याद आ जाती है, जो उन्हें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी की लहरें हिलती रहती थी, हिलोरें ले रही होती थी। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेउर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। यहाँ पर लेखक अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं, जब उसके गांव के आसपास जो नदियाँ थी उनमें बहकर आए हुए घास के विभिन्न प्रकार के बीज तथा घास सड़ जाती थी और एक अलग प्रकार की गंध पूरे वातावरण में फैल जाती थी। जो नदियों के किनारे पर कीचड़ सूख जाता था, बच्चे उसमें उछल कूद करते थे और खेलते रहते थे। इस तरह से अपने अपने मौसम की अलग अलग बातें होती थी। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी लेखक को इस प्रकार के गंधपूर्ण यानी दुर्गंध से भरे हुए झाग भरे जल में नहीं कूदने को मिलता तो उसे कुछ अधूरा सा लगता था। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा तो रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में दुबले पतले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती,
सन से सफ़ेद बाल और बालों के सिरों पर सद टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर और पेट छुए। आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सिर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। इस प्रकार के लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर लेखक की दादी माँ घर वालों को परेशान कर देती थी। यानी वो लेखक जब बीमार होते तो उनकी बहुत अधिक सेवा करती थी, देखभाल करती थी। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। यानी उन्हें देशी दवाइयों या जड़ी बूटियों की बहुत अधिक जानकारी थी। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, वो बीमार की बहुत अधिक देखरेख करती थी तथा जो आवश्यक दिशा निर्देश होते थे, जो ज़रूरी बातें होती थी, वो उन्हें बताती थी। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यानी उन्हें हर प्रकार की बीमारी के लक्षण तथा उसका इलाज मुँह ज़बानी याद था। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। यानी लेखक अपनी दादी माँ को इतना याद करते हैं कि वो उनको जो बचपन में थोड़ा बहुत बुखार होता था वो बहुत याद आता है, लेकिन आज जब लेखक बड़े हो गए हैं तो उन्हें इस प्रकार के बुखार में कोई दिलचस्पी, कोई रुचि नहीं रह गई है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, यानी वो हर समय शादी की तैयारियों में लगी रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुत विलंब का कारण बन जाती। यानी वो सबको आवश्यक दिशा निर्देश देती, सबको उचित सलाह देती। वो उनसे कोई काम नहीं करवाता था, लेकिन उनकी सलाह बहुत आवश्यक मानी जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यानी दादी माँ से किसी रामी की चाची नाम की औरत ने पैसे उधार लिए थे और अब वह चुका नहीं पा रही थी, इसलिए दादी माँ उस पर बिगड़ रही थी, उसे भला बुरा कह रही थी। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई बोल रही थी। दोनों हाथों से आंचल पकड़े हुए दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। इस प्रकार की बातें रामी की चाची ने कही। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर यानी खुश होकर कहा,
उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, बेटा देवता है देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक कथा का हुआ करता है, एक ही कथा का हुआ करता है और उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य एक एक करके दर्शाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, इसलिए वो भी बारात में नहीं जा पाया। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। यानी लेखक की दादी माँ हमेशा उसकी तरफदारी करती हैं और उसे हर प्रकार की मुसीबत से बचाती हैं। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। वस्तुत किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। यानी लेखक से जब कोई गलती हो जाती, कोई अपराध हो जाता, तो वह दादी माँ के शरण में चला जाता और उसे माफ़ी मिल जाती। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से वे ही बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, यानी उन्हें छोड़कर वो स्वयं स्वर्ग में चले गए, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी थी। यानी लेखक के दादा की मृत्यु के बाद उनके घर की स्थिति बहुत शोचनीय हो गई थी, चिंताजनक हो गई थी। क्योंकि दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी लेखक के पिता ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। यानी उन्होंने बहुत अधिक खर्चा किया और मृत्यु भोज का आयोजन किया था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनके स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना। चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई खाना खिलाने के लिए। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने के से हो गई। यानी अब लेखक के पिता के पास पैसे नहीं बचे थे और उनके ऊपर बहुत अधिक कर्ज भी चढ़ गया था। रोता क्यों है रे, दादी ने उनका माथा सहलाते हुए कहा।
मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी जब लेखक को पत्र मिला उनके किशन भैया का कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है, तो वो अपनी दादी माँ के साथ बिताए हुए दिनों को याद करते हैं, जब लेखक स्वयं छोटे थे और उनकी दादी माँ किस प्रकार अपनी सूझबूझ से पूरे घर को एक साथ रखती थी और पूरे परिवार पर आने वाली मुसीबतों को अपनी सूझबूझ से दूर कर देती थी। इसी प्रकार का उदाहरण यहाँ दिया गया है कि जब लेखक के दादा की मृत्यु हो गई थी, तब लेखक के पिता ने बहुत अधिक धन व्यय किया और मृत्यु भोज का आयोजन किया, जिसके कारण उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था। तो दादी माँ ने अपने कंगन देते हुए उन्हें कहा कि यह कंगन उन्होंने इसी दिन के लिए संभाल कर रखा है और इस कंगन को बेचकर वो अपना कर्जा चुका दें तथा अपना आगे का जीवन संवार लें। इस प्रकार लेखक अपनी दादी माँ के साथ बिताए हुए अपने बचपन के दिनों को याद करता है, जो उन्हें दुख में भी आशा की किरण की तरह नजर आते हैं और उन्हें जीवन जीने का सही तरीका समझाते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।